हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 6 जनवरी 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। मुझे आपसे ये पूछना है कि डेली की आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की मुझे क्वेरी मिलती रहती है कि सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है, या फिर मैं आपका टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर वाकई में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि लगता है कोई अगर ऐसी समस्या है कि लिंक देने के बाद भी आप उसे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ और अगले 48 घंटे में कर भी दूंगा। लेकिन सीरियसली ऐसे स्टूडेंट जिनको लिंक भी मिल जा रहा है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी अब लिंक पड़ जाता है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक पड़ जाता है, उसके बाद भी अगर आप उसे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो अपना रीजन आप कमेंट सेक्शन में आज लिखिए और मैं देखकर कल ही उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने आपसे पूछा था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है, इसको कौन रिमूव कर सकता है। तो मैंने देखा दो तरीके के आंसर किए गए हैं। कुछ लोगों ने राष्ट्रपति आंसर किया है, कुछ लोगों ने राज्यपाल आंसर किया है। इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति ही इसको रिमूव कर सकता है। अब देखिए कंफ्यूजन कहां पर होता है। यूपीएससी जो कि सेंट्रल में होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग और इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का जो चेयरपर्सन है, इसका अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है और इसका रिमूवल भी भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है। लेकिन स्टेट पीएससी में एक चेंज आ जाता है बस। स्टेट पीएससी के चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, लेकिन गवर्नर इसका रिमूवल नहीं कर सकते हैं। इसको इसके पद से हटाने का काम सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर है। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। और आपने देखा कि कुछ लोगों ने गवर्नर आंसर किया है तो उनका आंसर गलत हो गया। तो अब से अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, इनके चेयरपर्सन का रिमूवल सिर्फ राष्ट्रपति के ही हाथ में होता है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 और इसके सब पार्ट्स में प्रावधान है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। हाल ही में डीजीसीए के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। डीजीसीए जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। पूरे भारत भर में सिविल एविएशन का जितना भी काम होता है, ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो सब डीजीसीए के ही अंतर्गत किए जाते हैं। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं फैज अहमद किदवई। और किदवई साहब जो हैं, ये एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। सन 1996 बैच के एमपी कैडर के अधिकारी हैं। और इससे पहले ये और भी कई सारे मंत्रालय में सर्व कर चुके हैं और इस टाइम पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ये एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। तो अब ये पूरे तरीके से डीजीसीए की कमान संभालेंगे। मैं आपको बता दूं, विक्रम देव दत्त जो हैं, ये इनसे पहले डीजीसीए के डायरेक्टर थे, लेकिन अक्टूबर के महीने में इन्होंने पद को छोड़ दिया था और उनकी जगह पर दिनेश चंद्र शर्मा एडिशनल इंचार्ज बन के आए थे। तो अब दिनेश चंद्र शर्मा से पूरे तरीके से कार्यभार ले लिया है फैज अहमद किदवई ने। हाल ही में एफसीआई के भी नए चेयरपर्सन और एमडी अपॉइंट किए गए हैं। एफसीआई जिसको बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और एक टाइम पर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हुआ करते थे जो एफसीआई में डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए काफ़ी इंस्पायर्ड रहते थे। और एफसीआई एक अच्छा विभाग भी है। आपकी अगर यहाँ पर नौकरी लग जाती है तो फिर बहुत ही आराम की नौकरी इसे कहा जाता है। लेकिन अब एफसीआई में डायरेक्ट वैकेंसी बहुत कम निकलने लगी है। बट आज से करीब 10 साल पहले काफ़ी निकला करती थी और लोगों की इंस्पेक्टर की पोस्ट पर एफसीआई के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाया करता था। खैर, इसके नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, ये भी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, आशुतोष अग्निहोत्री। और आशुतोष अग्निहोत्री इस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। अब ये एफसीआई की कमान पूरे तरीके से संभालेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1965 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है नई। आशुतोष अग्निहोत्री जो हैं, ये 1999 बैच के आसाम मेघालय कैडर के अधिकारी हैं। हाल ही में कौन सा राज्य है जिसको लीड्स 2024 की रैंकिंग में अचीवर का स्टेटस प्राप्त हुआ है। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और लगातार तीसरा ऐसा साल है जब उत्तर प्रदेश को लीड्स 2000 की रैंकिंग में
अचीवर का टाइटल मिला हुआ है। यहाँ पर लीड्स का मतलब क्या है समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। मतलब ऐसे राज्यों को यहाँ पर लिस्ट किया जाता है जो कि दूसरे राज्यों के साथ व्यापार बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसके ऊपर 3 क्राइटेरिया रखे जाते हैं। पहला तो कौन सा राज्य लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना रहा है। दूसरा इसमें रखा जाता है कौन सा राज्य इसके ऊपर सर्विसेज अपनी बेहतर दे रहा है। और तीसरा होता है कि ऑपरेट किस तरीके से कर रहा है दूसरे राज्यों के साथ। तो ऐसे राज्य जो कि सबसे बेहतर व्यापार करते हैं और दूसरे राज्यों के लिए व्यापारिक तौर पर सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म बना कर देते हैं, उनको लीड्स की इस रैंकिंग में हर साल रखा जाता है। इस रैंकिंग की शुरुआत जो है ये साल 2018 में करी गई थी। लेकिन अगर बात करें तो 2022, 2023 और अब 2024 लगातार 3 साल से उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर आ रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम। हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक परमाणु वैज्ञानिक थे। और आपको पता है भारत ने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट सन 1975 में किया था। उसके बाद भारत ने 1998 में भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये जो दोनों टेस्ट थे इसमें इनकी बहुत अहम भूमिका थी। यही कारण है कि 1975 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको मार्टिन फॉस्टर मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको पद्म विभूषण भी 1999 में दिया गया था। तो इन सारे अवार्ड एंड ऑनर से आप पता लगा सकते हैं कि इनका जो करियर है वो कितनी हाइट पर था और इन्होंने देश की सेवा में क्या क्या किया हुआ है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में चेयरपर्सन के रूप में भी कार्यरत थे। उसके बाद ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये 3 साल के लिए डायरेक्टर भी रहे हैं। और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर भी ये कार्यरत रहे हैं। तो 88 वर्ष की उम्र में एक बहुत ही एमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट चिदम्बरम जी का निधन हो गया। वर्ल्ड ब्रेल डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो ब्रेल दरअसल एक भाषा है और इसके लिए दिवस हर साल जनवरी की 4 तारीख को मनाया जाता है। अब देखिए ब्रेल भाषा कैसी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फ्रेंच होती है, स्पेनिश होती है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसी तरीके से ऐसे लोग जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, मतलब जो लोग देख नहीं पाते हैं। अब अगर आप देख नहीं सकते तो आप कैसे पढ़ पाओगे? तो इसके लिए एक नई भाषा बनाई गई जिसको बोलते हैं ब्रेल भाषा। ब्रेल भाषा की खास बात यह है कि इसको कागज में गुदाई करके इस तरीके से लिखा जाता है जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो। तो जो व्यक्ति देख नहीं सकता है वो उसे हाथों से स्पर्श करके पढ़ पाता है। इसी भाषा को ब्रेल भाषा बोलते हैं क्योंकि इस भाषा को डेवलप किया गया है लुइस ब्रेल के द्वारा। किसके द्वारा? लुइस ब्रेल। ठीक है, ये कौन थे? ये एक फ्रेंच एडुकेटर थे और साथ में इन्होंने ब्रेल भाषा को डेवलप भी किया है। तो इन्हीं के नाम पर, क्योंकि इनका जन्मदिन 4 जनवरी को होता है, इस वजह से यह दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा साल 2018 में इस डे को लॉन्च किया गया था। ये कौन सा भारतीय बैंक है जिसने हाल ही में हर घर लखपति आरडी योजना की शुरुआत करी है? तो हर घर लखपति आरडी योजना शुरू करी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए इसके अंतर्गत 2 तरीके की आरडी योजनाएं चालू करी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। पहला तो जिसका नाम है हर घर लखपति आरडी योजना। अब इसका मेन उद्देश्य यह है कि आप इसमें 1 लाख रुपए तक के अपना रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा सकते हो। और इसके लिए जो लोग एलिजिबल होंगे वो गरीबी रेखा से नीचे होंगे या फिर किसान होंगे। और उनको नॉर्मल जो आरडी स्कीम है उनसे कहीं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलेगा। और दूसरी एक और योजना चालू करी गई है जिसका नाम है एसबीआई पैट्रॉन योजना। यहाँ पर एसबीआई पैट्रॉन योजना, ये जो पैट्रॉन योजना है इसके अंतर्गत कोई भी सीनियर सिटीजन, एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन जो है वो एफडी अपनी खोल सकता है। एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन का मतलब जिनकी उम्र 80 साल है या उससे ज़्यादा है। तो अगर आप एफडी खोलते हैं एसबीआई की पैट्रॉन योजना में तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सीनियर सिटीजन से भी ज़्यादा मिलेगा। ये है इसकी खास बात। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और एसबीआई के चेयरपर्सन है चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी। क्या नाम है? चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, अभी 6 महीने पहले ही ये अपॉइंट किए गए हैं।
आईसीआईसीआई बैंक 1994 में स्थापित किया गया, हेडक्वार्टर है वडोदरा। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापित किया गया, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक 1994 और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर किस बैंक के साथ करने की मंजूरी दे दी गई है? तो आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ इसका मर्जर होने की। देखिए, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये कर्नाटक के बैंगलोर बेस्ड बैंक है, ठीक है। और कॉस्मोस सहकारी बैंक जो है ये महाराष्ट्र का बैंक है। तो अब होगा क्या इस मर्जर में, जो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है ये कॉस्मोस सहकारी बैंक के अंडर काम करेगा। इस तरीके के मर्जर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तब किए जाते हैं जब किसी एक बैंक का एनपीए लगातार बढ़ रहा होता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक तरीके से बैंक ने मान लीजिए पैसा दे दिया है लेकिन वो पैसा वापस नहीं ले पा रही है बैंक क्लाइंट से, तो वो पैसा लगभग मरी हुई श्रेणी में आ जाता है, या फिर जिसे डेड अमाउंट बोला जाता है, तो वो एनपीए में कंसीडर किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव बैंक जो है इनका एनपीए बढ़ने की वजह से कॉस्मोस सहकारी बैंक के अंतर्गत अब ये काम करेंगे। और ये जो मर्जर होते हैं बैंकों के, ये बैंक का एक रेगुलेटिंग एक्ट है, और इसका सेक्शन है सेक्शन 44A, और साथ में सेक्शन 56, इनके अंतर्गत बैंकों का मर्जर किया जाता है। इसको बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्योंकि 1949 में यह नियम आया था। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, और अभी एक महीने पहले ही आरबीआई के नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, संजय मल्होत्रा, और इन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है। संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर हैं। पहली बार किसी भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति और साउथ एशियन व्यक्ति को अमेरिका के वर्जीनिया की 10वीं कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये भारतीय मूल के हैं, सुहास सुब्रमण्यम, और भारतीय अमेरिकी हैं। और एक टाइम पे जब बराक ओबामा का कार्यकाल चल रहा था तो उनके सीनियर एडवाइजर के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद इन्होंने अमेरिकी कांग्रेस ज्वाइन करी, और अब 10वीं कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका की वर्जीनिया कांग्रेस में किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को जगह मिली है। और इन्होंने जिनकी जगह ली है ये है जेनिफर वेक्सटन। कौन है? जेनिफर वेक्सटन। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रदर्शित करी गई है, और ये रिपोर्ट आपको पता है किसने बनाई है? ये रिपोर्ट बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एसबीआई की ये रिपोर्ट बताती है कि 2023 से 24 के सत्र में भारत में जो गरीबी का प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत तक कम हो गया है। तो भारत में गरीबी का प्रतिशत 4.86% तक कम हो गया है। लेकिन कितने परसेंटेज से? आज से 12 साल पहले अगर देखें तो भारत में गरीबी का परसेंटेज 25.7% था। तो पिछले 12 सालों में एसबीआई की ये रिपोर्ट बोलती है कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर 25.7% से घटते हुए 4.86% तक गरीबी का परसेंटेज आ चुका है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर अब लोगों के लिए चीज़ें जो पहले महंगी हुआ करती थी वो महंगी नहीं है, आसानी से लोग उन चीज़ों को खरीद पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले गांव के लोग शोरूम्स वगैरह या फिर दुकानों वगैरह तक में जाने से कतराते थे, लेकिन आज की डेट में सर्वे के तहत एसबीआई के पता लगा है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो आसानी से अमेजोन पर ऑर्डर करते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इन सभी पर ऑर्डर करते हैं, और अपने घर पे सारी वस्तुओं को एक्सेस कर पाते हैं। ये चीज़ ये दर्शाती है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो पहले से काफ़ी बढ़ी है। इवन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की 12 साल पहले जो शहरी एरिया में, मतलब अर्बन क्षेत्रों में जितनी पॉवर्टी थी ये थी 13%, ये घटकर 4.02% हो गई है। मतलब अगर शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो गरीबी कम घटी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत कम हो गई है गरीबी, ये रिपोर्ट बताती है। ये कौन सा राज्य है जिसके द्वारा हाल ही में एक नया मेला शुरू किया गया है? इसका नाम है अपनी सेना को जानो मेला, नो योर आर्मी फेयर। तो इसकी शुरुआत तेलंगाना सरकार के द्वारा करी गई है।
और ये जो फेयर लगाया गया है ये तेलंगाना के अंदर गोलकोंडा के किले में लगाया गया है। ये जो आपको पीछे फोर्ट दिखाई दे रहा है ना पिक्चर में, ये गोलकोंडा का किला है। और इसका उद्घाटन तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जिष्णुदेव वर्मा। अब ये जो फेयर लगाया गया है इसका मेन उद्देश्य ये है कि इंडियन आर्मी की पावर को प्रदर्शित करना। इसमें भारतीय सेना आज की डेट में जो आधुनिक हथियारों का यूज कर रही है उनको प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन्स का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। साथ में स्पेशली जो कॉम्बैट राइफल्स वगैरह हैं, साथ में ड्रोन्स हो गए, और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत बनाए हुए अनदर इक्विपमेंट्स हो गए, वो सब इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए हैं। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर सूट्स का जिनका यूज करती है वो सूट्स भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तेलंगाना में इस टाइम पर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ए रेवांत रेड्डी। कौन है? ए रेवांत रेड्डी। अभी पिछले ही साल विधानसभा इलेक्शन में ए रेवांत रेड्डी की सरकार आई है। और गवर्नर तो मैंने आपको बता ही दिया, जिष्णुदेव वर्मा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में जुबिलेंट जनवरी का पार्ट बन सकते हैं और 30% डिस्काउंट मेरे किसी भी बैच में प्राप्त कर सकते हैं। सेफ 30 कोड लगाकर आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच परचेज करके अपनी जीएस की तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। मेरे बैच के आधार पर मैं आपको दावा ही नहीं वादा भी करता हूं कि आप हर तरीके के किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में जीएस में आसानी से स्कोर कर ले जाएंगे। ये जो हमें बीमारी लगी हुई है कि 25 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं और जीएस में हम केवल 7 से 8 या मैक्सिमम 10 कर पाते हैं, ये बीमारी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। लेकिन इस बीमारी से वही लोग ग्रसित हैं जो कि जीएस के लिए कोई रणनीति नहीं अपनाते हैं। केवल क्लासेस किए जा रहे हैं, उन्हें खुद को भी नहीं पता है सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। वरना आप मेरे फीडबैक्स में जाके देख सकते हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आसानी से 20 प्लस ही स्कोर कर लेते हैं जीएस में। कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो वो भी 17 प्लस ही आराम से करके आ जाता है। कारण क्या है? क्योंकि मेरा जीएस जीके का जो फाउंडेशन बैच है वो केवल क्रीम कंटेंट रखता है और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है उसमें। वीडियो के आखिर में आप देख सकते हो पूरे सिलेबस में मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है। कुछ भी नहीं छोड़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ में कंप्यूटर में। आप एग्जाम कोई भी तैयार कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए मेरा बैच रेलेवेंट है। हाल ही में कौन है जिनके द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का शुभारंभ नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। आपको पता है भारत मंडपम कहाँ पर है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। और ये जो मेला है इसकी शुरुआत 4 जनवरी को करी गई थी, इसका समापन 9 जनवरी को होगा। ग्रामीण भारत महोत्सव को मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि भारत का जो किसान है उसे गरीबी रेखा से बाहर लाया जा सके। इस बार का भारत महोत्सव जो है ये नॉर्थ ईस्ट के किसानों पर बेस्ड है। फोकस किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि जो नॉर्थ ईस्ट के किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप से जोड़ा जाए। साथ में कृषि में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है उसके लिए ट्रेनिंग दी जा सके। भारत सरकार की रिपोर्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले कई वर्षों में भारत का जो किसान है उसकी इनकम काफ़ी बढ़ी है, लगभग दुगने के बराबर हुई है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में स्ट्राइड वेंचर्स के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे? तो भारत में जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये है डीपीआईआईटी, भारत सरकार का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने स्ट्राइड वेंचर्स नाम की इस कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है। और ये जो स्ट्राइड वेंचर है ये स्टार्टअप्स को फंडिंग करने का काम करेंगे, मतलब लोन स्वरूप पैसा देने का काम करेंगे। तो भारत में जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग हैं सरकार उनको सब्सिडी देती है और साथ में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड करती है। तो जो स्ट्राइड वेंचर्स है ये फंडिंग का यहाँ पर भारत सरकार को सपोर्ट करेंगे। डीपीआईआईटी की स्थापना सन 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। स्ट्राइड वेंचर्स जो है ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 2019 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है और इसके फाउंडर हैं स्प्रीत सिंह गांधी। क्या नाम है? स्प्रीत।
आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं काफ़ी, ये तो आपको पता ही है। एनटीपीसी का जो बैच मैंने लॉन्च किया था, ये रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें मैंने जिस तरीके से रेलवे में जनरल साइंस अलग से पूछी जाती है, तो अलग से उसका वेटेज दिया हुआ है, पूरा सिलेबस कवर है, जीएस जीके पूरी कवर है, पूरी रेलवे की मैथ्स और रीजनिंग अलग अलग कवर है। तो ये बैच कंप्लीट है अपने आप में रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बोला। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये अपने कौन से अंग में करते हैं? स्टेम, रूट, लीफ या फिर फ्लावर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।